हेलो लर्नर्स एंड व्यूवर्स, आज हम 12th का व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण आता है। तो अर्थशास्त्र दो भागों में बटा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक के माइक्रोस MIKROS से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक इकाई का 10 लाखवां भाग। तो ये बहुत ही छोटी इकाई होती है, परंतु व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा या महत्वहीन नहीं है। इसका भी उतना ही महत्व है जितना समष्टि अर्थशास्त्र का होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत आय, वस्तु या मूल्य, कंपनी का उत्पादन आदि। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से कैसे अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, या एक फार्म कैसे अपना लाभ अधिक कर सकता है। हम ये जानते हैं कि हमारी आवश्यकता और चाहत का कोई अंत नहीं। हमारी एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता या ज़रूरत के बारे में हम सोचने लगते हैं। मानो पापा ने हमें एक साइकिल खरीद कर दी, उस दिन हम बहुत खुश होंगे कि हमें एक साइकिल मिली है, लेकिन धीरे धीरे हम यह सोचने लगेंगे कि काश मेरे पास एक बाइक होता या फिर एक कार होता तो कितना अच्छा होता। तो इसलिए यह कहा जाता है कि इंसानी मिजाज को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। एक आवश्यकता पूरी होती है तो फिर दूसरी पनप जाती है और बस हम जीवन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा कि हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हमें अच्छा घर खरीदना है और हम बड़े घर में रहना चाहते हैं तो हमें अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों का कटौती करना पड़ेगा। जैसे हम अगर अच्छा स्टडी टेबल लेना चाहते हैं तो अपने पॉकेट मनी में से जो हमारे पापा देते हैं उसमें से कुछ कटौती करनी पड़ेगी, तभी हम एक अच्छा स्टडी टेबल ले सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जो अपनी ज़रूरतों से संतुष्ट हो जाते हैं वह या तो ऋषि होते हैं या फिर महात्मा होते हैं, जिनके बारे में हम अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ते। अर्थशास्त्र में हम आम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं जिसकी अपनी इच्छाएं होती है और उसकी अपनी ज़रूरतें होती है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अब किसी भी अर्थव्यवस्था की यह समस्या होती है संसाधनों की कमी। हम व्यक्तिगत तौर पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी संसाधन रहती है, मतलब जितने पैसे रहते हैं, उससे हमारी ज़रूरत अधिक होती है। यही चीज़ किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ लागू होता है। तो यहाँ पे संसाधनों की कमी होती है और हम किस तरह दुर्लभ संसाधनों का उपयोग या उपभोग करें ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, यही समस्या होती है जिसको हमें हल करना होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था की प्राय 3 समस्याएं होती है। पहला, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। तो इसमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन और कितनी मात्रा में हमें करनी है। क्या अधिक खाद्य पदार्थ का उत्पादन करना है, या कृषि जनित वस्तुओं का उत्पादन करना है, या औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं का, या फिर स्वास्थ्य पे खर्च करना है, सैन्य सेवाओं पे, या फिर बुनियादी शिक्षा पे। सेकंड समस्या है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अब इसमें ये निर्णय करना पड़ता है कि जो भी वस्तु या सेवा उत्पादित किया जा रहा है उसमें किन संसाधनों का कितना उपयोग हो। क्या उत्पादन में श्रम का उपयोग हो, यानी कि लेबर का अधिक उपयोग हो, या मशीनों का और वस्तुओं के उत्पादन के लिए किन तकनीक का उपयोग हो। तीसरी समस्या है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब वस्तुओं के उत्पादन के बाद
बात आ जाती है कि वस्तुओं को किस प्रकार समाज में विभाजित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। जैसे बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए ज़रूरी है और यह सबको मिलना चाहिए। किसको उत्पादन की अधिक मात्रा मिलनी चाहिए और किसको कम मिलनी चाहिए, ये भी निर्णय लेना पड़ता है। सीमांत उत्पादन संभावना। अब हम सीमांत उत्पादन संभावना से इस बात को समझेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि संभावनाएं A, B, C, D, E है। अनाज का जो प्रोडक्शन है वो 0, 1, 2, 3, 4 है। कपास का प्रोडक्शन 10, 9, 7, 4, 0 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कपास का प्रोडक्शन अगर पूरी संसाधन का उपयोग कर दिया जाए तो हम देखते हैं कि कपास का प्रोडक्शन होगा जो कि 10 होगा और अनाज का प्रोडक्शन 0 होगा। अगर हम कपास के प्रोडक्शन को कम करते हैं यानी कि 10 से जब 9 करते हैं तो अनाज का प्रोडक्शन 1 होता है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं यानी कि कपास के प्रोडक्शन को कम करते जाते हैं तो अनाज का प्रोडक्शन बढ़ते जाता है। जब यहाँ पे 7 है तो अनाज का प्रोडक्शन 2 है, जब 4 है तब अनाज का प्रोडक्शन 3 है और जब सारे संसाधनों का उपयोग अनाज के प्रोडक्शन में किया जा रहा है तो अनाज का प्रोडक्शन 4 हो रहा है और कपास का प्रोडक्शन 0 हो रहा है। तो अगर इसको हम प्लॉट करेंगे कर्व पे तो ये इस तरीके से रेखा बनाएगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक कर्व बन गया है। तो इसे ही कहते हैं सीमांत उत्पादन संभावना यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब है आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब ये आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, किन का नहीं, वस्तुओं का उत्पादन कैसे करना है और उत्पादन किसके लिए करना है, इसका समाधान 2 तरह की अर्थव्यवस्था से होता है। पहला है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जिसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं और दूसरा है बाजार अर्थव्यवस्था जिसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। इसकी सारी योजनाएं केंद्रीय सत्ता या सरकार बनाती है। जो भी निर्णय जैसे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग से संबंधित जितने निर्णय हैं वो सरकार लेती है। तो यहाँ अर्थव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सरकार के पास रहती है या केंद्रीय सत्ता के पास रहती है। यहाँ एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक के लिए आवश्यक है। अगर सरकार को ये लगेगा कि इन वस्तुओं और सेवाओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है तो सरकार खुद ऐसी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय ले सकती है। जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है उसका एक एग्जाम्पल हम चीन दे सकते हैं। चीन एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। दूसरा है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियां के अनुसार होता है। यहाँ पर हमें यह समझना है कि बाजार का उपयोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जो बाजार का मतलब होता है उससे अलग है। अब हम यह देखते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था किस तरह चलती है। मान लो किसी भी वस्तु का एक मूल्य होता है और उस मूल्य पे क्रेता यानी जो वस्तु खरीदता है और विक्रेता यानी जो वस्तु बेचता है उसमें सहमति होती है। अगर क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा में मांग करे तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और जब कीमत बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर हैं या उत्पादक हैं वो उस वस्तु का उत्पादन बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इस वस्तु का डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है और केंद्रीय समस्याओं का समाधान भी, जैसे कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किनके लिए करना है, इसका निर्धारण भी इसी तरह होता है। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं अमेरिका।
अमेरिका एक बाजार अर्थव्यवस्था है और हमारा भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र यानी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को समझने के लिए भिन्न भिन्न क्रियाविधियां होती है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र में हम वह पता लगाते हैं कि विभिन्न क्रियाविधि किस प्रकार कार्य करती है, और आदर्शक अर्थशास्त्र में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह विधियां हमारे अनुकूल हैं या नहीं। यही दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम इस वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो अब आ जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये एक ओवरऑल व्यू होता है पूरे अर्थशास्त्र का, जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पादन, बेरोजगारी, आर्थिक विकास इत्यादि। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।